हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नीरज में। तो आज हम लोग इम्तियाज़ अहमद सर की जो बुक है वस्तुनिष्ठ बिहार एक परिचय, उसका 5वां वीडियो देखेंगे और इसमें हम लोग मगध में परवर्ती शासक देखेंगे। तो आज हम लोग का फ्रेंड्स एंशियंट हिस्ट्री का पूरा पोर्शन समाप्त हो जाएगा, बिहार से संबंधित और जो इतिहास प्राचीन इतिहास से भी संबंधित है तो वो आज समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और हम लोग अच्छे से इसे विस्तृत रूप में देखेंगे। प्रश्न एक होगा बट उसके इर्द गिर्द के सारे चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, जिससे कि हमें सेम हूबहू क्वेश्चन आए तो भी सही है, ना आए तो भी सही है, क्योंकि हम लोग उसके इर्द गिर्द सारे प्रश्नों को पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो हम लोग को वहाँ प्रश्न बनाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मगध में परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये जैसे हम लोग जानते हैं कृष्णगुप्त थे। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग कृष्णगुप्त के बारे में जान लेते हैं। इनका शासनकाल 510 से 525 ईसा पूर्व था और ये गया और शाहाबाद क्षेत्र तक सीमित था। और एक और ये असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता था। कृष्णगुप्त को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता था और इसके बारे में विद्वानों का कहना है कि ये हमेशा विद्वानों से ही घिरा रहता था। तो जो मतलब ऐतिहासिक विद्वान हैं तो वो बताते हैं, मतलब जो उनके साक्ष्य मिले हैं, तो ये विद्वानों से सदा हमें घिरा रहता था। और कुमारगुप्त प्रयाग तक इसका एक इसी वंश का मतलब परवर्ती गुप्त शासक का एक अन्य शासक कुमारगुप्त तृतीय था, जिसके सत्ता का विस्तार प्रयाग तक और मौखरी शासक को पराजित किया था। मतलब इसके साथ परवर्ती गुप्त शासक का जो क्षेत्र विस्तार था वो प्रयागराज इलाहाबाद तक था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मगध के किस परवर्ती शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो अभी जस्ट हमने आपसे डिस्कस किया, तो ये कुमारगुप्त तृतीय हो जाएगा। तो कुमारगुप्त तृतीय के बारे में यदि हम लोग बताएं तो इसके उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त को मौखरी शासक ने पराजित कर मगध का कुछ हिस्सा हथिया लिया था, मतलब ये लोग अपना लिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे को। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीता था? तो ये माधवगुप्त हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग माधवगुप्त के बारे में कुछ सब पॉइंट जान लेते हैं। ये 7वीं शताब्दी के आरंभ में शासक बने थे। हर्षवर्धन ने उत्तरी भाग में साम्राज्य विस्तार किया तो बिहार के कुछ भाग पर नियंत्रण किया। हर्षवर्धन ने उत्तरी जो हर्षवर्धन के साम्राज्य का उत्तरी हिस्सा था, यानी बिहार के क्षेत्र में जो उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, यानी कि जो उन्होंने हासिल किया, उसका इसे प्रांतपति बना दिया गया। तब उसने मगध क्षेत्र के लिए अपना प्रतिनिधित्व बनाया था इसको। और ये जो माधवगुप्त हैं, माधवगुप्त ने तो फ्रेंड्स इसे हर्षवर्धन ने इसलिए प्रांत का प्रतिनिधित्व बनाया था, जिससे कि जो ये पंजाब से बंगाल शासक शशांक थे, उनके आक्रमण से इसको बचाया जा सके, मगध को बचाया जा सके। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हर्षवर्धन ने किसे मगध क्षेत्र का अपना प्रतिनिधित्व बनाया था? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा माधवगुप्त को बनाया था। माधवगुप्त कौन था? ये 7वीं शताब्दी के आरंभ में हर्षवर्धन ने जो उत्तरी हिस्से में अपना साम्राज्य विस्तार किया था, उसी का प्रांत प्रतिनिधित्व बनाया गया था। और इसे प्रांत प्रतिनिधित्व हर्षवर्धन ने इसलिए बनाया था क्योंकि जो गौड़ शासक शशांक था, उससे इस साम्राज्य को बचाया जा सके, यानी सुरक्षित किया जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बती की संप्रभुता स्थापित हो गई, जिसका अंत किया था? तो ये आदित्य सेन ने किया था। आदित्य सेन कौन था फ्रेंड्स? हम लोग आदित्य सेन के बारे में कुछ सब पॉइंट जानते हैं। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई। प्रतिशोध तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार में आक्रमण किया। मतलब ये जो अर्जुन थे, बिहार के अर्जुन थे, तो ये चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाए थे। तो इनके मतलब इसके बदला लेने के लिए तो ये जो तिब्बती थे, ये तिब्बत के शासक यहाँ पर बिहार में आक्रमण किए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आदित्य सेन के बारे में कुछ सब पॉइंट जान लेते हैं। आदित्य सेन इन्होंने जो ये चीनी प्रतिद्वंदी थे, इनको हराया था
और इनके पुत्र का नाम माधवगुप्त है और इनकी उपाधि राजसी इनकी उपाधि है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था बिहार में। संभवतः पूर्वी कन्नौज और बंगाल पर भी इनका नियंत्रण था। और चीनी यात्री वांग हुएन त्से भारत की यात्रा इन्हीं के शासनकाल में की थी। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मगध मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक इसमें हो जाएगा जीवितगुप्त द्वितीय। जीवितगुप्त द्वितीय कन्नौज के शासक ने जीवितगुप्त की हत्या करके इस वंश का अंत कर दिया था। तो हम लोग चलिए फ्रेंड्स देखते हैं जीवितगुप्त कौन था। ये परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था और 725 ईस्वी में कन्नौज शासक यशोवर्मन ने इसकी हत्या की थी। तो इसकी हत्या किसने की थी फ्रेंड्स? इसकी हत्या यशोवर्मन ने की थी। यशोवर्मन ने इसकी हत्या की थी जीवगुप्त द्वितीय की। इस समय तक पाटलिपुत्र का गौरव मतलब नष्ट हो चुका था। यानी कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र की एक साम्राज्य विस्तार की नीति थी या फिर जो एक भव्य शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, तो धीरे धीरे अपने पतन की तरफ बढ़ रहा था। तो शिक्षा के केंद्र पे विशेष कठिनाई नहीं आई थी, बट जो वो शानो शौकत थी उसमें कमी जरूर आई थी। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स हाँ, एक पॉइंट हम लोग जीवगुप्त के बारे में और छोड़ रहे थे। कहा गया है कि उसने समुद्र तक तथा हिमालय के शत्रुओं को जीताया। मतलब इसने जीवगुप्त द्वितीय ने समुद्र तथा हिमालय के शत्रुओं को जिताया था, क्योंकि ये सक्षम थे नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। मगध के किस परवर्ती शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? तो फ्रेंड्स हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो इसे कृष्णगुप्त हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। मगध में परवर्ती गुप्त शासक और उनकी उपाधियों को सुमिलित करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, तो इसमें ए में हो जाएगा हर्षगुप्त। हर्षगुप्त हो जाएगा। ये 2 में हो जाएगा वीर योद्धा, इसकी उपाधि थी। और कुमारगुप्त का महाराजा धीराज हो जाएगा। और जबकि जीवगुप्त का हम लोग जैसा कि जानते हैं, जीवगुप्त का हो जाएगा राजाओं का सिरमौर। और आदित्य सेन का परम भट्टारकर महाराजा धीराज, इसकी उपाधि हो जाएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इस प्रकार इसमें सी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मगध में किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये जीवितगुप्त हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसमें आदित्य सेन हो जाएगा। आदित्य सेन के बारे में एक बार हम लोग फिर इसके कुछ सब पॉइंट जान लेते हैं। यह माधवगुप्त का पुत्र था। इसकी उपाधि राजसी थी। अश्वमेध यज्ञ इसने करवाया था। और 725 ईस्वी में कन्नौज शासक यशोवर्मन की हत्या की थी। ये जीवगुप्त हो जाएगा मित्र। ये जो इसमें आदित्य सेन है, आदित्य सेन चीनी तिब्बत पुरातत्व को समाप्त किया था। इसके समय में चीनी यात्री वांग हुएन त्से भारत की यात्रा की थी। तो हम लोग की देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 पे। मगध के किस परवर्ती सम्राट के शासनकाल में चीनी यात्री वांग हुएन भारत आया था? से भारत आया था। तो इसको हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। तो ये हो जाएगा आदित्य सेन। आदित्य सेन हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मगध में परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम पूछा है। तो ये बी हो जाएगा। तो पहले पे कृष्णगुप्त, दूसरे पे हर्षगुप्त, तीसरे पे जीवगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदरगुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त, आदित्य सेन। ये तो फ्रेंड्स ये समाप्त होता है। तो हम लोग अगले चैप्टर चलते हैं अपने।
तो अगला हम लोग देखते हैं गुप्तोत्तर युग और बिहार। तो हम लोग देखते हैं चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था, लगभग कब किया था? तो ये चीनी यात्री 673 ईसा पूर्व में भारत का भ्रमण किया था। इत सिंह ने लगभग 675 ईस्वी में लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की थी। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन के समय में बिहार का राज्य में कौन सा विद्यालय स्थापित किया गया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना किया था। तो हर्षवर्धन के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। प्रभाकर वर्मन की पत्नी यशोमती से हर्षवर्धन एवं राज्यवर्धन नामक 2 पुत्र पैदा हुए थे। तो हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। 5 वर्षों तक चीनी यात्री वेनसांग भारत की यात्रा पर 635 से 640 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो भारत में 5 वर्षों तक रहा था। वेनसांग यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। नालंदा में इसने शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आया था। और हर्षवर्धन के राजदरबार में बाणभट्ट रहते थे, जो इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी नामक रचना की थी। हर्षचरित भी एक कुशल नाटककार थे। तो इनकी रचना प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदम और ये तीनों संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। चीनी यात्री वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो अभी हम लोग इसको देखें, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था इसने। वेनसांग पाटलिपुत्र की यात्रा कब किया था? 635 से 640 तक किया था। बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाया था, तो ये शशांक ने पहुंचा था। शशांक गौड़ शासक है। राज्यवर्धन की इसने हत्या की थी। राज्यवर्धन कौन था? ये हर्षवर्धन का भाई था। और ये शशांक शैव धर्म अनुयायी है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये पालकालीन बिहार आ जाएगा। पालकालीन बिहार में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, ओदंतपुरी शिक्षा के केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में अवस्थित है। तो हम लोग बिहार में अवस्थित है, इसको देख लेते हैं। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में अवस्थित है और ये बौद्ध धर्म के लिए स्थापित किया गया था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जो 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया था और इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और पाल वंशीय शासक बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित थे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये हो जाएगा धर्मपाल हो जाएगा। और ये 770 से 810 ईस्वी तक शासक था। तो धर्मपाल के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जान लेते हैं। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। जो विक्रमशिला इस समय भागलपुर के पाथर घाट में स्थित है। उत्तर पथ का स्वामी का इसे कहा जाता है। इसको उत्तर पथ का स्वामी गुजरात कवि सोट्ठल ने कहा था। सोमपुर महाविहार की स्थापना इसने करवाई थी। 200 गांव दान इसने नालंदा विश्वविद्यालय के राजस्व ग्रहण के लिए दिए थे फ्रेंड्स। इसने मतलब कि जिससे नालंदा विश्वविद्यालय का राजस्व आता रहे और उसे कोई कठिनाई ना हो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों ने की थी? तो ये पाल वंश के शासकों ने की थी। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो फ्रेंड्स जस्ट अभी हम लोग ने इसका डिस्कस किया, भागलपुर बिहार में के पाथर घाट में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन थे? तो ये हर्षवर्धन, धर्मपाल और देवपाल ये तीनों थे। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो ये गोपाल हो जाएगा। गोपाल के बारे में हम लोग देखें तो ये पाल वंश का संस्थापक था, जो 750 ईस्वी 770 ईस्वी तक शासन किया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना इसने की थी और ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित शासक हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे।
8 को देखते हैं। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को प्रोत्साहन किया गया था? तो ये अभी हम लोगों ने चर्चा की है, ये महायान शासक थे। तो पाल वंशी जितने भी शासक थे सब महायान से संबंधित थे और अजंता की गुफाएं जो हैं वो महायान शाखा से ही संबंधित हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय में जो अध्ययन केंद्र था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ही केंद्र था। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक नालंदा में एक बौद्ध मठ स्थापना करवाया था? तो ये देवपाल के शासनकाल में। इसने देवपाल को 5 गांव दान के रूप में दिया था। इसके लिए देवपाल ने ही 5 गांव दान के रूप में दिया था। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा ये धर्मपाल हो जाएगा। किस शासक ने उदनपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी? तो अभी हम लोग ने इसे डिस्कस कर चुका है, गोपाल ने करवाया था। गोपाल पाल वंश का संस्थापक जो था, जो 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक शासन किया था। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। किस काल में कांसे की मूर्ति के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास हुआ? तो ये हो जाएगा पाल वंश में हो जाएगा। पाल वंश क्वेश्चन आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 13 में देखते हैं बिहार के पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्ति के निर्माण की शैली का निर्णायक देन थी, ये किसकी थी? तो ये धीमन और बिठपाल की थी। तो हम लोग देख लेते हैं धीमन जो धीमन का पुत्र बिठपाल था, दोनों कांस्य मूर्ति में दक्ष थे। नालंदा के स्वामी धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे ये दोनों। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन और बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो ये जैसा कि हम लोग जानते ही हैं नालंदा के ही थे ये लोग। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली इसका साक्ष्य मिलता है। तो ये नालंदा एवं उकरी हार गया से मिलता है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन और विठल किसके समकालीन थे? तो हम लोग अभी देखें धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रारिक प्रज्ञा परित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो ये पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये नालंदा से प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा, ये नालंदा हो जाएगा। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, तो ये पाटलिपुत्र अपनी राजधानी से ही प्रसारित करते थे। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहाँ स्थित था? तो ये मगध को कहा जाता था। श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, तो ये मगध को कहा जाता था। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 नंबर देखते हैं। देवपाल की अनुमति से सुमित्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया? तो ये पाटलिपुत्र में ही करवाया था। तो फ्रेंड्स मिथिला के कर्नाटक शासक को हम लोग देखेंगे। कर्नाटक शासक जो कि बिहार में बहुत कम मात्रा पे मतलब कम क्षेत्र में विकसित हो पाया था। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक राज्य का उदय 1097-98 किसके शासनकाल में हुआ था? ये रामपाल के शासनकाल में हुआ था। तो हम लोग कर्नाटक वंश के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। संस्थापक इसके नान्यदेव थे। इसका पुत्र गंगदेव था। राजधानी सिमरावगढ़ नेपाल के तराई में स्थित थी। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। मिथिला एवं तिरहुत कर्नाटक राज्य के संस्थापक था, तो ये नान्यदेव हो जाएगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी क्या थी? तो सिमरावगढ़ थी, जो नेपाल के तराई में स्थित है। तो चलते हैं कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो हम लोग जानते हैं जैसे हरि सिंह हैं। कर्नाटक वंश का
पूर्णतः अंत कब हुआ था? तो ये 1378 ईस्वी में हुआ था। तो बिहार में किसके समय में प्रजा प्रबंध का विकास हुआ था? तो ये कर्नाटक शासकों के समय में हुआ था। तिब्बत इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था, तो ये 1234 में आया था। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य पर किसका शासक था? तो ये नरसिंहदेव का शासन था। तो नरसिंहदेव के बारे में छोटा सा परिचय हम लोग देखते हैं। नरसिंहदेव को बंगाल के सेन शासकों के साथ, क्षमा चाहते हैं मित्र, हम लोग नरसिंहदेव के बारे में देखते हैं। बख्तियार खिलजी के अभियान पर नजराना देता था, यानी ये बख्तियार खिलजी जब ये बिहार पे आक्रमण किया था तो ये इनका संघर्ष बंगाल के सेन शासकों से होता रहता था। तो और जब ये बख्तियार खिलजी बंगाल पर शासन करते थे तो नरसिंहदेव खुश होकर इनको उपहार देते थे, जिससे कि ये मतलब एक तरह से प्रोत्साहित करते थे कि ये दोबारा उस पर आक्रमण करें। मतलब एक जो कंपटीटर की भावना थी वो थी, मतलब वो किसी भी तरह उसे हराएं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन है? तो इसमें हो जाएगा धर्मस्वामिनी मुल्ला तकिया, ये दोनों हो जाएगा। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक कौन था? तो ये राम सिंह देव हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो ये हरिदेव सिंह था। हरिदेव सिंह के बारे में देखते हैं। ये महान समाज सुधारक था और पंजी प्रबंधन का विकास इसी के शासनकाल में हुआ था। स्मृति एवं निबंध की रचना सर्वाधिक इसी के शासनकाल में हुई थी। मैथिली समाज का जो वर्तमान स्वरूप है इसकी विशेषताएं इसी काल से जन्मी हैं। प्रजा प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल के मुख्य रूप से विकसित हुआ है? तो ये हरिदेव सिंह हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत आवाज़ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो 1-2 दिन में सही कर लेंगे हम। मतलब उम्मीद करते हैं 15 तारीख से जो हम लोग टेस्ट सीरीज चलाएंगे